गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 11th क्लास में पढ़ी थी उसका रिवीजन किया। हमने किसी वेक्टर के और किसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ा। आज हम जो हमारी एक्सरसाइज 11.1 है उसमें से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हमें डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये एक्सरसाइज 11.1 है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि अगर कोई लाइन 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल्स बनाती हो विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 135 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री के एंगल बनाती है तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस हम बता सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हम जानते हैं अगर अल्फा, बीटा और गामा डायरेक्शनल एंगल हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। यानी कॉस 90 डिग्री, कॉस 135 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है। कॉस 135 डिग्री की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री करके, और ये कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हम अगले स्टेप में रख देंगे। तो कॉस 180 माइनस 45 आपको पता है माइनस कॉस 45 डिग्री होता है। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो होंगे 0, माइनस 1/√2 और 1/√2। तो ये है उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल्स बनाती है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें डायरेक्शन कोसाइंस ऐसी लाइन के बनाने हैं जो तीनों एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बनाती है। तो मान लेते हैं कि जो इक्वल एंगल है जो लाइन बना रही है वो अल्फा है। लेट द लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा with coordinate axis तो इसका मीनिंग होगा कि जो L है वो cos अल्फा होगा, M भी cos अल्फा होगा और N भी cos अल्फा होगा। लेकिन L² प्लस M² प्लस N² किसी भी जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस में ये रिलेशनशिप होगी कि L² प्लस M² प्लस N² हमेशा 1 होगा। तीनों की वैल्यू ही cos अल्फा है, यानी cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी 3 cos² अल्फा 1 के इक्वल है। तो cos² अल्फा की वैल्यू 1/3 है। तो cos अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 होगी। तो यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन ये हो जाएंगे
प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि तीनों ही बराबर होने हैं। तो इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को याद भी रखें कि कोई भी लाइन अगर एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस प्लस माइनस 1/√3 ईच होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है कि अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन हैं तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें फाइंड करने हैं। तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमें डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन आर जो हमें डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं वो हैं 18, 12 एंड -4। तो अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। हमने पढ़ा था कि अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, वी नो दैट, इसके बारे में हम क्लियर कर लें कि इफ डायरेक्शन रेशियोज को हम DR ऐसे लिख देते हैं ऑफ ए लाइन R, A, B एंड C, तो ऐसी स्थिति में हम डायरेक्शन कोसाइंस हम फाइंड कर सकते हैं। L होगा प्लस माइनस A/√A² प्लस B² प्लस C²। इसी तरह से M होगा प्लस माइनस B/√A² प्लस B² प्लस C²। और N होता है C अपॉन में √A² प्लस B² प्लस C²। तो यानी डायरेक्शन कोसाइन गिवन लाइन के होंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर तो रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हुए 18 ओवर प्लस माइनस होगा, डिवाइड करेंगे 18² प्लस 12² प्लस -4 का स्क्वायर, साथ में होगा 12 अपॉन, अब इसको हम सॉल्व भी कर लें। 18 का स्क्वायर, ये जो हमने डिनोमिनेटर में लिखा है वो सभी के साथ लिखना है, तो 18 का स्क्वायर यानी 324 होगा, 12 का स्क्वायर 144 है और 4 का स्क्वायर 16। अब इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। -4 इनको आप प्लस कर लें, तो ये आपको मिलेगा -4 ओवर √484। और ये जो √484 है 22 का स्क्वायर है, तो ये हमें मिलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस प्लस माइनस 18। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 22, 12 अपॉन 22 और -4 अपॉन 22। अब आप इनको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस को फाइनली हम लिख सकते हैं 9/11, 6/11 एंड -2/11। तो ये है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज वर गिवन 18, 12 एंड -4। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जहां हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो पॉइंट्स आपको जब भी दिए जाएं तो उनके आप नाम रख दें, ABC या PQR, जो भी आप रखना चाहें। तो गिवन पॉइंट्स आर, मान लेते हैं इनका नाम A। जो A पॉइंट है वो है 2, 3, 4। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -1, -2, 1, -1, -2 और 1।
और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 8, 7। हमें प्रूव करना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर प्रूव करने के हमारे पास कई तरीके हैं। हमने 11th क्लास में भी पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव किया था। हम डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प ले सकते हैं, सेक्शन फार्मूले की हेल्प ले सकते हैं, और अब एक नया तरीका एक और हम यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशोज़ की हेल्प से भी हम किसी भी दिए हुए 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ ए बी। ए बी के डायरेक्शन रेशोज़ फाइंड करने के लिए आप एक बात याद रखें कि आपको अगर 2 पॉइंट्स ए दिया हुआ है x1, y1, z1 और b दिया हुआ है x2, y2, z2, तो डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ ए बी होगा, आप दोनों के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं। तो यानी डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ ए बी होंगे -1, -2, -2, -3 और 1, -4। तो जब भी आपको डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ लाइन सेगमेंट फाइंड करने हो तो दोनों एंड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका आप डिफरेंस लें। यानी डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ ए बी हो गए -3, -5 और -3। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ बी सी। तो डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ बी सी होगा इसी प्रकार से हम लेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देते हैं। 5 - -1 यानी 5 + 1, 8 - -2 यानी 8 + 2 और 7 - 1 यानी आप लिख सकते हैं 6, 10 और 6। आप इनको -2 से अगर डिवाइड कर दें, क्योंकि डायरेक्शन रेशोज़ किसी भी लाइन के इनफाइनाइट होते हैं, आप -2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आप इसको लिख पाएंगे -3, -5 और -3। तो जो डायरेक्शन रेशोज़ ए बी के हैं वही डायरेक्शन रेशोज़ बी सी के हैं। तो एज डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ ए बी इक्वल टू डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ ए सी। इसका मीनिंग हुआ कि जब दो लाइंस के डायरेक्शन रेशोज़ सेम हैं तो वो दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ए बी एंड बी सी आर पैरेलल। अब ए सी और बी सी पैरेलल तो हैं, लेकिन इनमें भी पॉइंट बी कॉमन है। और पॉइंट बी कॉमन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बट पॉइंट बी इज कॉमन। पॉइंट बी कॉमन होने की वजह से ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ए बी और सी वो कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर। और यही हमें प्रूव भी करना था कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब इसी का अंतिम क्वेश्चन है जिसमें हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की। तो एक ट्राइंगल हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में। हम एक रफ फिगर बना लेते हैं ट्राइंगल की। वर्टिसेस इसके हम ए बी सी लेते हैं। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3, 5 और -4 हैं। बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -1, 1 और 2 हैं। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -5, -5 और -2, -5 और -2 हैं। हमें बताने हैं इन तीनों साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो हम पहले डायरेक्शन रेशोज़ फाइंड करेंगे। पहले ए बी के डायरेक्शन रेशोज़ फाइंड कर लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ ए बी फाइंड करने के लिए बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर, -1 -3, 1 -5 और 2 + 4, जिसे हम लिख सकते हैं -4 और 6। तो ये डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ ए बी हैं।
आप इसको जितना सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं, किसी भी ऐसे नंबर से जो तीनों को डिवाइड करता हो उससे लिख सकते हैं। आप -2 से डिवाइड कर दें तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी को लिखा जा सकता है -2 से डिवाइड करने के बाद में 2, 2 और -3। अब हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर हमें डायरेक्शन रेशोज गिवन है तो हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी हम लिख पाएंगे 2 अपॉन इस 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, फिर वही रिपीट कर देना है। 2 का स्क्वायर 4 है, इसका 2 का स्क्वायर 4 हुआ, -3 का स्क्वायर 9 हुआ। इसी तरह से -3 ओवर वही 4, 4 और 9 का सम। तो यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी हम लिख पाएंगे 2 ओवर √17, 2 ओवर √17 और -3 ओवर √17। तो ये तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए ए बी के। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी की। उससे पहले हमें डायरेक्शन रेशोज ऑफ बी सी फाइंड करने। किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशोज में आपको फिर याद दिला दूं कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशोज 2 हो सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ लिखा है डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी 2/√17, 2/√17 और -3/√17। इसके डायरेक्शन रेशो कोसाइंस -2/√17, -2/√17 और +3/√17 भी हो सकते हैं। फिलहाल डायरेक्शन रेशोज ऑफ बी सी की बात करते हैं। ये होंगे -5 +1, -5 -1 और -2 -2। यानी हमने सी के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करा। तो ये हमें मिलेंगे -4, -6 और -4। आप इसे -2 से डिवाइड करते तो आप लिख पाएंगे 2, 3 और 2। तो ये डायरेक्शन रेशोज ऑफ BC हमें मिल गए। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC अगर हमें फाइंड करना है तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC होंगे 2 को डिवाइड करेंगे 2 स्क्वायर यानी 4, 3 स्क्वायर यानी 9 और 2 स्क्वायर यानी 4। और इसी प्रकार से 3 ओवर √4 + 9 + 4 और 2 ओवर √4 + 9 + 4 यानी कि 2/√17, 3/√17 और 2/√17। ये बन गए हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC। इसी तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AC फाइंड कर सकते हैं। पहले C के कोऑर्डिनेट्स में से के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लें, डायरेक्शन रेशोज फाइंड कर लें, कोई भी कॉमन नंबर से इनको डिवाइड कर लें और जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना लिखने के बाद में इनके स्क्वायर्स का सम करें और उसका स्क्वायर रूट लेके डिवाइड कर दें। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AC भी फाइंड कर लें। तो ये तो प्यारे बच्चों हमारी पहली एक्सरसाइज थी। अब हम अगला जो काम करेंगे वो है कि कैसे किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, वो हम सीखेंगे। तो आइए किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना सीखें। हम फाइंड कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा कर सकते हैं। इस पॉइंट से जाने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जाने वाली लाइन को फिक्स करना चाहते हैं तो आपको दो में से एक काम करना पड़ेगा। या तो इस पॉइंट हम P ले लेते हैं,
P से कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन बताएं तो आप किसी लाइन को यूनिकली डिटरमाइन कर पाएं, या P के साथ कोई एक और पॉइंट ले लें और एक ऐसी लाइन हम फाइंड कर लें जो दोनों पॉइंट से पास होके जाती हो, तो हम यूनिकली उस लाइन को डिटरमाइन कर पाएंगे। तो हम अगर किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना चाहते हैं तो शुरुआत में हम एक पॉइंट ले लेते हैं और उसकी डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं। तो हम एक ऐसी लाइन की इक्वेशन ले रहे हैं विच पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से पास होके जाए जिसके कोऑर्डिनेट्स हम ले सकते हैं which passes through a fixed point, कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और जिसका पोजीशन वेक्टर है a, एंड अब डायरेक्शन फिक्स करने के लिए हम एक और वेक्टर का सहारा लेते हैं जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो उस वेक्टर के पैरेलल हो एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b, जिसके कंपोनेंट हम ai प्लस bj प्लस ck से लेते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी। तो यानी हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, हम इसकी इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं। ये लाइन ऐसी है जो एक फिक्स पॉइंट से जाती है और एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है। सपोज हम ले लेते हैं ये वेक्टर बी के पैरेलल है, ये हमारा ओरिजिन है। हम इसी लाइन पर एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं P। आप O से, ओरिजिन से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A गिवन है। मान लेते हैं इसको हम A से डिनोट कर रहे हैं, वेक्टर OA को। कोऑर्डिनेट्स हैं A के x1 y1 z1। इसी स्ट्रेट लाइन पर हम कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हम कह रहे हैं P है, जिसका पोजीशन वेक्टर हम R ले लेते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स को x y z ले लेते हैं। जो B वेक्टर है उसके कंपोनेंट हम ले लेते हैं ai प्लस bj प्लस ck। आप एक तो यहां कंफ्यूज ना हो क्योंकि हमने 2 बार B का यूज किया है। ये वेक्टर B है और ये इसके कंपोनेंट्स हैं, तो ये कोई नंबर है, ये कोई वेक्टर है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। अब बात आती है कि कैसे हम इसकी इक्वेशन फाइंड करें। तो यहां पर जो स्ट्रेट लाइन है वो AP की डायरेक्शन में भी है, वेक्टर B की डायरेक्शन में भी है। इसका मतलब ये दोनों जो वेक्टर हैं AP और B, ये एक ही डायरेक्शन में रहने वाले वेक्टर हैं। अगर फर्क है तो सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड का फर्क है। यानी हम कह सकते हैं कि वेक्टर AP इज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। लैम्डा यहां पर कोई कांस्टेंट होगा। AP का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी R माइनस A, क्योंकि वेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। AP का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का तरीका यही है, टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दिया जाए। तो R माइनस A लैम्डा B के बराबर है, तो R की वैल्यू हम लिखते हैं A प्लस लैम्डा B। और यही जो इक्वेशन है, यही इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो एक ऐसे पॉइंट से पास होके जाती है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a से हम डिनोट कर रहे हैं और जो वेक्टर b की डायरेक्शन में है। अगर हम ये जो फॉर्म कहलाती है इट इज वेक्टर फॉर्म, इसे हम वेक्टर फॉर्म कहते हैं। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म, जब भी हम इक्वेशन को x y z की फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसकी
कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फॉर कार्टेशियन फॉर्म हम इनकी वैल्यूज रखते हैं। P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x y z है। आपने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को उसके पोजीशन वेक्टर में हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम उसके साथ i j के लगा दें तो पॉइंट P के जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा xi प्लस yj प्लस z A का पोजीशन वेक्टर गिवन ही वो है x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b का मतलब है ai प्लस bj प्लस ck। इस पहली टर्म को अगर मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दूं तो हम इसको लिख पाएंगे इस प्रकार से xi प्लस yj प्लस zk माइनस x1i माइनस y1j और माइनस z1k, और ये बराबर होगा लैम्डा a इंटू आई, लैम्डा b इंटू जे और लैम्डा c इंटू के। लेफ्ट साइड में हम i के कोफिशिएंट को अगर हम इकट्ठा करें तो लिखेंगे x माइनस x1, दो टर्म है i की xi और माइनस xy। इसी तरह से j के जो टर्म है y माइनस y1 है और k की टर्म्स हैं z माइनस z1, और ये इक्वल है लैम्डा a इंटू आई प्लस लैम्डा b इंटू जे और लैम्डा c इंटू के। तो यानी ये दो वेक्टर्स बराबर हैं, और दो वेक्टर्स अगर बराबर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट बराबर होने चाहिए, यानी x माइनस x1 लैम्डा a के बराबर होना चाहिए, y माइनस y1 लैम्डा b के बराबर होना चाहिए और z माइनस z1 लैम्डा c के बराबर होना। इन तीनों कंपोनेंट्स अगर हम लैम्डा को फाइंड करें तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस x1 अपॉन a लैम्डा के बराबर है, y माइनस y1 अपॉन b ये भी लैम्डा के बराबर है, और z माइनस z1 अपॉन c ये भी लैम्डा के बराबर है। तीनों ही लैम्डा की वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, अभी लैम्डा ऑप्शनल है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। जब भी इक्वेशन आपको लिखनी हो तो मात्र आप ये तीन कंपोनेंट ही लिखें। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो x1 y1 z1 से पास होकर जाती हो और जिसके डायरेक्शन रेशोज ए बी सी हो। आपको अगर कभी भी इस स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट जनरली फाइंड करना पड़े, आप इसको लैम्डा के इक्वल रख दें, और जैसे ही आप लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो आपको किसी भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस स्ट्रेट लाइन पर मालूम हो जाएंगे। अब इस जो हमने इक्वेशन फाइंड की है जिसे हम कहते हैं वन पॉइंट फॉर्म, तो वन पॉइंट फॉर्म की हेल्प से किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम कैसे लिखें, एक क्वेश्चन हम करते हैं। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, और ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है 11.2 से। इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.2 से। आपको दोनों ही फॉर्म में ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.2 से है कि आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 1 2 3 पॉइंट से जाए और 2i प्लस 2j 3i प्लस 2j माइनस 2k इस वेक्टर के पैरेलल।
इस पॉइंट यानी 1 2 3 से वो लाइन पास होके जाती है और 3i + 2j - 2k की डायरेक्शन में हमारी लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज R = a + λb। जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म कहलाती है। A का मतलब है कि किस पॉइंट से जाती है उसका पोजीशन वेक्टर, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हमारा पॉइंट होगा i + 2j + 3k प्लस लैम्डा कोई भी पैरामीटर है, और b हम लिख देते हैं 3i + 2j - 2k। तो ये जो इक्वेशन है ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन कहलाती है। ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई। अब कार्टेशियन फॉर्म जो होगी वो इस प्रकार से होगी। कार्टेशियन फॉर्म होती है x - x1 / a, y - y1 / b और z - z1 / c, ये तीनों इक्वल होंगे। जहां x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो स्ट्रेट लाइन पर है, जहां से स्ट्रेट लाइन पास होके जाती है। तो रिक्वायर्ड लाइन जो होगी वो होगी x - x1 का मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो यहां 1 है। ABC है लाइन के पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, तो वो है यहां पर 3 = y - अब जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट लें, और जो जिस लाइन के पैरेलल हमारी लाइन है उसका j का कोफिशिएंट लें 2 = z - 3 और अपॉन आप कर दें -2। तो ये है उस लाइन की कार्टेशियन फॉर्म। आप दोनों को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आपने ये देखा ये हमारी वेक्टर फॉर्म है, तो जब भी इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना हो आप x - i का कोफिशिएंट = y - j का कोफिशिएंट = z का कोफिशिएंट। अब डिवाइड करें किससे, जो लैम्डा के साथ वेक्टर है उसके i j k के कोफिशिएंट से इसको कर दें डिवाइड। तो इस तरीके से हम एक दिए हुए पॉइंट से जाने वाली और किसी वेक्टर के पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखना सीखा है। अगले लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच विल पास थ्रू 2 पॉइंट्स और एंगल बिटवीन 2 लाइंस के बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।